अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी का मार जो कि पूरा देश झेल रहा है और उसमें उत्तर प्रदेश भी कहीं पीछे नहीं है। इस वक्त हम लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ के छोटे जो दुकानदार हैं उनसे बात करते हैं कि आखिर कोरोना का उन पर कितना असर पड़ा। क्योंकि बता दूं कि उन दुकानदारों की जो दुकानें हैं वो उनके परिवार का दिनचर्या है, उनके परिवार की एक तरह से रीढ़ की हड्डी है और आज लॉकडाउन की वजह से दुकानें पूरी तरीके से ठप है। तो कैसे वो इस वक्त पूरा मैनेज कर रहे हैं इस लॉकडाउन में, हम खुद उनसे बात करते हैं, उनकी समस्याएं जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ भी एक बंधु मौजूद हैं। क्या नाम है आपका सर? सर मेरा नाम अजय कुमार दिवाकर है। अजय जी, आप यहाँ लखनऊ में कितने साल से हैं और किस चीज़ की आपकी शॉप दुकान है? सर मैं लखनऊ में 94 से हूँ और 94 से पंचर की दुकान कर रहा हूँ। सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ मीडिया वालों को कि हमारे बीच में कोई न्यूज़ चैनल वाला नहीं आता है, हम गरीबों की कोई सुनने नहीं आता है। दर्द तो बयां करने के लिए इतना दर्द है कि आपके सामने बयां ही नहीं कर सकते। बाई चांस हमारे घर में परिवार में 2 बेटे 1 बेटी, मेरी पत्नी और मैं हूँ। भगवान न करे इस महामारी का शिकार हमारे घर में परिवार में कोई हो जाता है तो हम 10 रुपए का इलाज नहीं करा पाएंगे इस समय प्रेजेंट टाइम। और हम गरीबों को कोई कर्जा भी नहीं देता, ये आप अच्छी तरह जानते। ना तो बैंक लोन देती है, ना ही कोई साहूकार कर्जा देता है, क्योंकि वो औकात देखते हैं। आदमी के औकात के हिसाब से ही सब काम होते हैं आज के युग में। तो भैया स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि सुबह शाम का खाना कैसे हम लोग जुगाड़ कर पाते हैं। चोरी छुपे गाड़ियों में हवा भर लेते हैं, किसी गाड़ी का एक आध का पंचर बना लिया चोरी छुपे। पुलिस प्रशासन इतना सख्त है कि गरीबों को जीने ही नहीं दे रहा है। जहाँ गरीब आदमी ठेला लगाए हुए है, गरीब आदमी फल लगाए हुए है, गरीब आदमी जूस की दुकान खोले हुए है, ये माली हैं, सारे मंदिर इनके बंद पड़े हुए हैं, बेचारे फूल माला लाते हैं घर में ही सूख जाती है। नहीं तो आपको क्या लगता है लॉकडाउन में फिर भी आप इतना कुछ जो चोरी छिपे कर रहे हैं, क्या कितना कमा लेते होंगे और कैसे परिवार का अपना समय बिताते हैं? जाहिर है कि दुकान वो भी रेंट पर होगी, आपकी बिजली का बिल वो भी देना है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस वो भी देनी है क्योंकि फ़ीस कोई कम नहीं है। तो कैसे अभी लॉकडाउन में कैसे मदद मैनेज कर रहे हैं? सर मैनेज क्या कर रहे हैं, अभी बिजली विभाग वालों को मैं मोबाइल पर आपको दिखाऊं, एक बिजली विभाग से मेरे पास फ़ोन आया, मेरा बिजली का बिल बकाया है। पूरा 1.5 साल हो गया हम लोगों को, 1.5 साल से पूंजी तो जोड़ ही नहीं पा रहे, एक पैसा नहीं जोड़ पा रहे हैं। हमारे बैंक खाते अकाउंट भी चेक करा लिए जाएं तो शायद मरने के बाद कफन भी नहीं हमारे पास नसीब होगा। इतना पैसा बैंक खातों में नहीं है कि हम मर जाएं तो हमारे बच्चे या परिवार के सदस्य हमारे ऊपर कफन डाल सकें। इतनी दयनीय स्थिति हो गई सर, हम क्या बताएं और क्या बताने लायक है, दिमाग ही काम नहीं कर पा रहा है हम लोग। करें तो क्या करें? देखिए, मैं बता दूं कि ये स्थिति किसी एक की नहीं है। इस वक्त लॉकडाउन का समय है और कोरोना काल में लगभग ये स्थिति हर दूसरे तीसरे चौथे को है। लेकिन रही मैं प्रशासन की बात करूं तो प्रशासन लगातार इन लोगों पर ध्यान ना देकर ध्यान दे रहा है कोविड के अस्पतालों पर, जहां पर लोगों की ऑक्सीजन और दवाइयों की कालाबाजारी की वजह से कई लोगों की मौत भी हुई। अभी हाल ही में प्रशासन ने रोड के किनारे काम करने वाले और दिहाड़ी मजदूर पर काम करने वाले उन पर थोड़ा सा ध्यान दिया। उन्होंने 1000 रुपये महीने के हिसाब से उन्हें मुआवजा देने की बात कही। उनको तो 1000 में वो चलिए किसी तरह 2 वक्त का खाना खा के गुजार लेंगे अपना जीवन, लेकिन बात हम उनकी कर रहे हैं इस वक्त जो छोटे अपनी दुकानें खोले हुए हैं, किराए पे दुकान लिए हुए हैं, वो कैसे जीवन बिताएंगे। जैसे अभी इन्होंने कहा कि अगर हम मर भी गए तो हमें कफन भी नसीब नहीं हो पाएगा। हमारे साथ कुछ और भी लोग, एक भाई और भी मौजूद हैं। तो क्या नाम आपको? मेरा नाम विवेक दिवाकर है और यहीं मेरी पंचर की दुकान भी है और किराए पर दुकान है। मैं आपको बता दूं, बिजली के बिल से लेकर के बहुत सी मुसीबतें हमारे ऊपर इस समय हैं। पिछले लॉकडाउन में हम जो भी थोड़ा बहुत जमा कर पाए थे वो सब बिल्कुल सारी पूंजी हमारी ख़त्म हो चुकी थी, पूरी तरीके से बंद था। बहुत लाठियां भी कई बार खाई, खोलने की कोशिश करी, इस समय भी बहुत परेशानियां झेल रहे हैं। और दोबारा से लॉकडाउन जब ये हुआ है तो ये समझ लीजिए हमारी कमर बिल्कुल टूट चुकी है, बिल्कुल ही टूट चुकी है। इस समय रात का खाना भी बहुत मुश्किल से सही तरीके से नसीब हो पाता है, जाते हैं घर में। विवेक, क्या उम्र क्या होगी आपकी, क्योंकि अभी आप बहुत यंग है? 22 साल उम्र मेरी है। तो 22 साल की उम्र में आप एक ऐसा दौर देख रहे हैं कि शायद मेरे ख्याल से ऐसे कई लोग होंगे। मैं 1 मिनट वापस जाता हूँ। मेरे ख्याल से आपकी उम्र क्या होगी?
मेरी उम्र लगभग 46 साल के। क्या इससे पहले भी मेरे ख्याल से ये साथ ऐसा वक्त पहला वक्त पड़ा होगा कि आपका ऐसा महामारी का दौर देख रहे हैं जिसमें कि लोगों को मरना और जीना सब बराबर है? अरे सर, पहले से अब तो हम बता तो रहे हैं कि माइंड शून हो चुका है, समझे में नहीं आ रहा है कि बीमारी पे बीमारी, बीमारी के ऊपर बीमारी चलती चली आ रही है। अभी टीवी पे दिखा रहे थे, कल की न्यूज़ में जब देख रहा था कि तीसरा ये जो कोरोना का कहर टूटने वाला है, डर लग रहा है तीसरी लहर आ गई तो हम लोगों का होगा क्या? मरेंगे नहीं तो आत्महत्या तो करनी पड़ेगी, जायज़ सी बात है। किसी का बेटा या भूख से मर रहा होगा तो बाप नहीं देख पाएगा, तो बाप जायज़ सी बात है कि वो आत्महत्या कर लेगा। जाहिर सी बात है कि रही बात सरकार की, सरकार 1,000 रुपये जो दे रहे हैं, जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन भैया हो चुका है उनको 1,000 दिए जा रहे हैं। जिनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ, हर व्यक्ति को 1,000 रुपये नहीं दिया जा रहा है। यदि इतने लोग खड़े हुए हैं, इतने लोगों में से किसी से कहा जाए कि इस लाइन में यदि आप सर्च करेंगे तो इस लाइन में मेरे ख्याल से शायद, मैं नहीं जानता हूँ कि 20% लोगों को 1,000 रुपये का बेनिफिट कहीं किसी को मिला हो। तो ये सर्वे या तो सरकार की तरफ से ढीला है, और सर्वे भी सरकार करेगी तो कहाँ तक कर पाएगी? मुझे नहीं लग रहा है कि हर घर के अंदर मतलब जो है ये पूर्तियाँ कर पाएंगे। ये भी देखिए कुछ हद तक काफ़ी सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी संख्या में सरकार आखिर कैसे इन सबको मुआवजा दे पाएगी। ठीक है, बाकी लेकिन समस्याएं तो इतनी है कि अगर गिराने के लिए बैठ जाए तो पूरा दिन गुजर जाएगा, लेकिन समस्याएं ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा। हमारे साथ और भी है, देखिए भाई आपका शुभ नाम क्या है? अभिनव श्रीवास्तव। अभिनव भाई, आप क्या करते हैं इस वक्त, पहले बताइए। एक्चुअली मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हैं, देखिए मैं स्टूडेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़ चुके हैं। आप थोड़ा कुछ ये बताइए कि ऑनलाइन क्लासेस को लेकर कैसे क्या उनको सोच रहे हैं आप? ऑनलाइन क्लासेस में क्या रियल में हमें वो एजुकेशन मिल पा रही है जो अब कॉलेज में जाकर मिलती थी हमें? नहीं, बस अपनी संतुष्टि के लिए जो होता है, बस वही है कि हम घर में बैठ के जो कुछ है, या फिर ये कोरोना का जो गाइडलाइन जारी हुआ है उसके तहत हम लोग बात कर रहे हैं, या फिर उसी के तहत क्लास कर रहे हैं। लेकिन वो मज़ा नहीं आ पा रही जो क्लास में रहती, जो मैं लाइव क्लास ले पाता हूँ, या फिर ऑनलाइन में वो सुविधाएं अच्छी दे नहीं पाता। मैं डायरेक्टली जवाब नहीं ले पाता हूँ, जो भी होता है भाई जाहिर सी बात है, हज़ारों बच्चों में तो क्या सुनना है क्या नहीं है। यानी देखा जाए तो इस कोरोना जैसे काल में, लॉकडाउन का समय है, हर कोई, चाहे वो एक व्यापारी हो या फिर वो स्टूडेंट्स हो, हर कोई बुरी तरीके से हारा हुआ है। हमारे साथ एक और भी भाई मौजूद है, क्या नाम है वो आपका? अरमान। अरमान भाई, किस चीज़ की शॉप है आपकी? जूस की। ये लॉकडाउन के दौरान जूस की शॉप तो आपकी चली रही है, क्योंकि जूस तो लगभग सभी पी रहे होंगे आप? नहीं, पीते तो हैं मगर फ़िलहाल पहले जैसा नहीं है। क्यों, क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें? मतलब वही है कि जो लगा बस वही आता है, उसके अलावा और चलने उलने की कुछ उम्मीद नहीं है। वही हो सकता है कोरोना के डर की वजह से लोग जूस कम पी रहे हैं। डर के वजह से लोग नहीं पीते हैं, बस यही जो ज़्यादा इमरजेंसियाँ होती है उसी के कारण लोग ले जाते हैं। पढ़ाई भी करते हैं, पढ़ते हैं? जी पढ़ते भी हैं। पढ़ते, और यहाँ दुकान भी चला रहे हैं अपना? पढ़ाई भी चलती है, स्टडी भी चलती है अपना, और अपना बिजनेस भी चलता रहता है। तो ये स्थिति आ चुकी है कि एजुकेशन लेने वाले भी अब लॉकडाउन में, जाहिर है कि पढ़ाई स्कूल सब ठप चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासों का कुछ पता नहीं, इसके बावजूद अब पढ़ाई के साथ साथ जूस की दुकान भी खोले हुए हैं परिवार के साथ मदद लेने के लिए, कि साथ हो सकता है परिवार का हम कहीं ना कहीं उनके लिए 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था कर सकें। तो मैं बात करूँगा अगर इस तरह की महामारी में, तो ऐसे महामारियों से पूरा उत्तर प्रदेश बुरी तरीके से जूझ रहा है। और ये तो अभी तक हमने सिर्फ कुछ लोगों से ही बात की है, और भी हमारे साथ एक और भी जुड़े हुए हैं, देखिए काफ़ी उम्रदराज भी है। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम रतीराम सोनी। सोनी सर, क्या करते हैं आप? हम सर पान की दुकान करते हैं। और क्या उम्र होगी आपकी? हमारी उम्र 42 साल 42 साल। 42 साल में ये ऐसा दौर आप देख रहे होंगे, इससे पहले भी कभी ऐसा दौर देखा है आपने? ऐसा दौर कभी नहीं आया, पिछले साल से अभी तक का यही दौर चल रहा है भैया। तो कैसे, मतलब मैं थोड़ा सा भी ये जानना चाह रहा हूँ कि इस महामारी में कैसे परिवार को चला रहे हैं पान की दुकान, क्योंकि पान तो पूरी तरीके से ठप है, एकदम शटर डाउन है इसमें। तो कैसे परिवार को मैनेज कर रहे हैं, परिवार में कैसे अपने बच्चों को, बीवी को संभाल रहे हैं? परिवार में बीवी बच्चों को कहाँ से संभाल पा रहा हूँ। एक लड़का है, वो थोड़ा बहुत कमा करके लाता है, उसी से खर्चा चलता है। बाकी किराया भी 4 महीने से 3 महीने से किराया भी चढ़ गया है, दुकान भी है, बिजली का बिल है, ये सब तो ऊपर से वो परेशान किए है। और कुछ तो मेरे पास अब जेब में पैसा तो बचा नहीं, जो था वो मैंने सबका सारा खर्च कर दिया।
देखिए प्रशासन ने ये तो नियम निकाल दिया है कि कोई भी मकान मालिक किसी किराएदार को बाहर ना निकाले, लेकिन ये नहीं बताया कि जो किराएदार के 3 महीने से 4 महीने से किराया बकाया है वो आखिर कैसे चुकाएगा। एक ही परिवार के सदस्य के अंदर 4 लोग हैं जो काम कर रहे हैं, कोई 500, कोई 100, कोई 150, कोई 50 रुपये कमा के अपने परिवार का जीवन बिताने पर मजबूर है। बात हम करें, फिर बात करते हैं सर, लेकिन फिर भी ये बताइए कि जैसे लॉकडाउन का समय है, पूरी दुकान आपकी ठप चल रही है, तो क्या मतलब परिवार को लेकर और क्या समस्याएं आपको आ रही हैं इसमें? परिवार को लेके ये समस्याएं आ रही हैं कि ना तो मेरे पास पैसा रह गया है, ना तो मेरे पास अब कोई धंधा रह गया है। केवल एक पान की दुकान है, उसी से काम चलाता था, वो भी आज कोई बंद पड़ी है। बाकी सब सारी समस्याएं तो हाँ, ये क्या बताएं आपको। फिर भी लेकिन अपनी तरफ से अगर हम बात करें कि मान लीजिए कि आपके साथ कोई सरकारी प्रशासन कोई अधिकारी मौजूद है, अगर उनसे आप कुछ अपनी समस्याएं रखना चाहें तो क्या समस्याएं रखेंगे और क्या उनसे विनती करेंगे? समस्याएं तो भैया सारी हैं। अब किसी चीज़ से कोई उधार नहीं देता है, ना तो कोई मांगे देता है, ना उधार दे रहा है। बताओ क्या हम लोग यहाँ के कम से कम न ज़्यादा बहुत सारे हैं, कम से कम 300-400 पान के दुकानदार हैं, सब बंद किए पड़े हुए हैं। तो देखिए समस्याएं, मैंने बताया था ना कि समस्याएं हम जितनी भी गिनाने के लिए बैठेंगे वो उतनी बढ़ती चली जाएंगी, लेकिन समस्याएं ख़त्म होने का साधन नहीं मिलेगा। लेकिन मैं प्रशासन से और सरकार से, अपनी टीम प्रभात साक्षी की तरफ से एक विनती ज़रूर करूंगा कि वो जितना हो सके इनकी मजबूरियों को समझे। बिजली विभाग पे हो सकता है तो इनके बिल को माफ़ करवाएं, और जितने भी अगर दुकानदार हैं या फिर जो किराए पे मकान ले रहे हैं उनको माफ़ी कराने की किसी तरह विनती करें, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना इन पर हावी है, पुलिस प्रशासन भी हावी है, परिवार भी इन पर हावी है। बात वही हम कहें कि मर भी जाए तो कफन नसीब नहीं होगा। नाम मां रविशंकर मौर्य, रविशंकर जी कहाँ रहते हैं? सैसोवीर मंदिर के पीछे मनोरमा कंपाउंड। क्या आपकी अपनी शॉप दुकान क्या है, क्या करते हैं? पहले हमारा स्कूल की गाड़ियों का काम था। हमारी स्प्रिंगडेल स्कूल में 4 गाड़ियां चलती थी, और ये मार्च के बाद से लॉकडाउन होने के बाद 14 से 15 महीने का टाइम बीत गया है। गवर्नमेंट ने बीच में 2 महीने का टैक्स माफ़ी का आदेश जारी किया था, और तब से लेकर अभी तक का जो टैक्स है चालू है, और हम लोग की गाड़ियां नहीं चल रही हैं स्कूल में। और गवर्नमेंट ने ये भी किया कि जैसे मान लो हम लोग ने कोई छोटा मोटा रोज़गार करना शुरू किया तो प्रशासन के जैसे पुलिस है या और भी हैं प्रशासन में, सब लोग धरा पकड़ी करके भगाते रहते हैं। 2-3 घंटे के टाइम में हम लोग क्या बेच खा लेंगे, हम लोग के पास अर्निंग का कोई जरिया बचा नहीं है। भाई खाने कमाने के लिए लाले पड़ गए हैं। स्कूल से फ़ोन आता है बच्चों की फ़ीस के लिए, पिछले साल का 50,000, इस साल का 50,000। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा मेरा न्यू पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, एक सेंट थॉमस स्कूल में। सेंट थॉमस स्कूल की फ़ीस लमसम 33,000 रुपये सालाना है, और न्यू पब्लिक की लमसम 20,000 रुपये। 1 लाख रुपये तो मैं केवल स्कूल से कर्जा हो गया हूँ। मैं कहाँ फांसी का फंडा लगा के लूँ। और सबसे बड़ी जो घर का पेट पूजा का खाना खर्चा है, किसी तरीके 100-200 रुपये इधर उधर से कमा खा के काम चल रहा है। और मैं प्रशासन से क्या कहूँ, बड़े रोजगार किसी को मिलने नहीं है, छोटे वालों पर लाठी डंडा चल रहा है, बाकी देखा जाएगा। जय साई राम, नमस्ते। वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी, लखनऊ।